हाँ भाई, तो आज बातचीत हो रही थी कि आज जो बातचीत होना है रेखा चित्र और संस्मरण पर बातचीत होना है। तो जिस प्रकार से आत्मकथा और जीवनी दोनों मिलती जुलती विधाएं हैं, थोड़ा सा केवल अंतर है कि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लेखक लिखता है, स्वयं अपनी कथा लिखता है, और जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर रेखा चित्र और संस्मरण में थोड़ा सा अंतर है। जो संस्मरण होता है वो भूतकाल की घटनाओं पर लिखा जाता है, वर्तमान पर या भविष्य पर नहीं लिखा जाता है, जबकि रेखा चित्र भूत पर भी यानी भूतकाल की घटनाओं पर भी और वर्तमान काल की घटनाओं पर भी लिखा जा सकता है रेखा चित्र। पहले बात होती है संस्मरण आखिर क्या है और हिंदी के प्रमुख संस्मरण कौन है और उनके रचनाकार कौन है, फिर बात होगी रेखा चित्रों पर। तो इन दो विधाओं पर आज बातचीत होना है। तो शुरुआत होती है कि आखिर संस्मरण है क्या चीज, संस्मरण का मतलब क्या होता है। तो संस्मरण हिंदी की एक नवीन किंतु महत्वपूर्ण विधा है। भाई इस समय जो हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो आत्मकथा हो, जीवनी हो, यात्रा वृत्तांत हो, या फिर आपका पत्र साहित्य हो, लघु कथा हो, तो इस प्रकार जो है नवीन विधाएं हैं। क्या ये नवीन विधाएं हैं, गद्य की नवीन विधाएं हैं। तो गद्य विधाओं में मुख्य रूप से उपन्यास, कहानी, नाटक, ये तीन प्रमुख विधाएं हैं या प्रौढ़ विधाएं इनको कह सकते हो। नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, ये सभी क्या हैं, प्रौढ़ विधाएं हैं गद्य की। जबकि नवीन गद्य विधाओं में ये छोटी छोटी विधाएं हैं, जैसे कि आत्मकथा है, जीवनी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, पत्र साहित्य है, रिपोर्टाज है, यात्रा साहित्य है, या फिर आगे चल करके लघु कथा हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर छोटी छोटी विधाएं हैं। तो आज इन दो विधाओं पर बातचीत होना। तो वही यहाँ पर कहा गया कि संस्मरण हिंदी गद्य की एक नवीन किंतु महत्वपूर्ण विधा है। भाई नवीन विधा तो है, लेकिन महत्ता की दृष्टि से पीछे नहीं है, यानी कि महत्वपूर्ण विधा है। संस्मरण का मूल अर्थ है, संस्मरण का मूल अर्थ है, या कह सकते हो संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है। संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, स्मृति का मतलब सबको पता है, बिल्कुल आसान सा। स्मृति माने याद, स्मृति माने क्या होता है, याद होता है। और सम्यक का मतलब होता है भली भांति। सम्यक का मतलब भली भांति, ठीक प्रकार से, यानी कि सम्यक स्मृति यानी भली भांति याद। अब याद कौन रहेगा, वर्तमान काल की घटना की बात थोड़े होगी यहाँ पर, या भविष्य काल की घटना की बात नहीं होगी, यानी कि ये हमेशा कहाँ पर, भूतकाल की घटनाओं पर लिखी गई होगी। जैसे कि ये विधाएं जो लिखी जाती है, लेखक यहाँ पर जो लिखता है वो वर्णन विषय कहाँ से लाता है। जैसे कि हम लोग मान लो अभी कोई घटना आपके साथ घटित हो जाए, और उस घटना इतनी रोचक हो या इतने हृदय स्पर्शी हो, मर्म स्पर्शी हो कि आगे चल करके उस पर आपको कोई विधा लिखनी पड़े, और वो इस प्रकार की विधा हो संस्मरण के आधार पर, अपनी स्मृति के आधार पर लिखना हो, तो वो संस्मरण के अंतर्गत लिख सकते हो। मान लो बचपन में आप जब पढ़ रहे थे, उस समय आपके साथ वही घटना हुई हो, और अब उसको लेखनीबद्ध करना हो, तो उसमें से कई घटनाएं, या जो घटना होगी वो, उसमें से कई छोटी छोटी घटनाएं जो होंगी वो आप हो सकता है भूल चुके हो, और कुछ चीजें होंगी जो आप याद रखे होंगे। तो कुछ तो भूल गए होंगे, कुछ याद होंगी। तो इसी प्रकार क्या कहेगा, सम्यक स्मृति, भली भांति याद, जो इस समय आपको भली भांति याद है, और उसी को साहित्यिक भाषा शैली में जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा। यानी कि इसको कहते क्या है कि एक ऐसी स्मृति, एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक समृद्ध और संवेदनशील बनाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विधा है और बड़ी रोचक विधा है। क्या है, बड़ी रोचक विधा है। रोचक विधा क्यों है, इसलिए रोचक है क्योंकि आपको कौन सी बातें याद रहेंगी, सामान्य बातें नहीं याद रहेंगी। चाहे आपको हो, चाहे हमको हो, चाहे लेखक को हो, किसी को भी हो, सामान्य बातें नहीं याद रहती हैं। जो रोचक बातें होती हैं, मर्मस्पर्शी बातें होती हैं, संवेदनशील बातें होती हैं, वही याद रहती हैं। तो जब वही बात लेखक को याद है और वही लिख रहा है, तो कभी कभी होता क्या है कि लिख तो लेखक रहा है, लिखा है, और हम लोग पढ़ रहे होते हैं, और जब पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि उसका ऐसा चित्र हमारे मन मस्तिष्क में बन जाता है कि जैसे वो घटना हमारे साथ ही हो रही हो। जैसे एक घटना या एक पाठ आपने पढ़ा होगा, अगर यूपी बोर्ड में पढ़े होंगे या यूपी बोर्ड में पढ़ाते होंगे, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है 9th क्लास में, स्मृति। स्मृति के नाम से लिखा गया है, संस्मरण की रचना है वो भी संस्मरण विधा की। स्मृति किसका भैया, कोई बताएगा ये स्मृति किसके द्वारा लिखा गया था, कौन है?
किसके द्वारा लिखा गया भैया स्मृति? सही है क्या, गलत है? सही है, गलत है, कोई बताएगा? आवाज हमारी जा रही है? सही है, और लोग बताओ भाई। 9th क्लास में है, श्री राम शर्मा का है स्मृति क्या, या और किसी राइटर का है? कोई बताएगा? और कोई बता दो भाई। अच्छा सही है, यानी और लोग नहीं बोल रहे हैं, यानी क्या और लोग नहीं पढ़ा रहे क्या? आप में से लगभग 30-35% लोग पढ़ा रहे हैं, तो बोलना चाहिए आखिर कि हाँ सही है सर जी, एक सांक में बोलो, यानी कि ये सही है तो सही बोलना चाहिए, गलत है तो गलत बोलना चाहिए। कभी कभी हम जानबूझ के यहाँ पर गलत लिख देते हैं कि देखिए आप क्या बताते हो, ऐसा तो नहीं है कि हाँ सर जी जो लिखे वही सही हो गया, तो ऐसा आपको नहीं याद रखना है। तो इस स्मृति वाले पाठ को अगर जो आप पढ़े होंगे या पढ़ाए होंगे अच्छे से, तो क्या है, जब इस पाठ को पढ़ोगे तो जो लेखक के बचपन की घटना है, जो पत्र गिर जाता है कुएं में, वो घटना जब पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि लेखक के स्थान पर मैं ही वहां पर हूं, कुएं में मैं ही उतर रहा हूं, ऐसा लगता है। और बच्चे भी बड़े आनंदित होकर के इसको पढ़ते हैं और आपको भी पढ़ाने में मजा आता है। तो ये ऐसी घटनाओं पर लिखा जाता है, ऐसी रोचक घटनाओं पर लिखा जाता है। तो ऐसी ढेर सारी विधाएं यानी ढेर सारी घटनाएं होंगी जो इस संस्मरण में आई होंगी। अब आगे बात आती है इस संस्मरण, यहां पर बताया गया कि संस्मरण आखिर है क्या। संस्मरण किसी स्मार्यमाण की स्मृति का शब्दांकन है। क्या है? स्मार्यमाण की स्मृति का शब्दांकन है और स्मार्यमाण के जीवन के वे पहलू, वे संदर्भ, वे चारित्रिक वैशिष्ट्य जो स्मृतिकर्ता को स्मृत रह जाते हैं, उन्हें वह शब्दांकित करता है। क्या करता है? उन्हें वह शब्दांकित करता है। और स्मार्यमाण को अंकित करते हुए लेखक स्वयं भी अंकित होता चला जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, लेखक को जो उस समय याद है उसको शब्दांकित करता है, यानी शब्दों में अंकित करता है, शब्दों के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है, ये यहां पर कहा गया। फिर आगे रेखा चित्र, संस्मरण आखिर है क्या, ये बनारसी दास चतुर्वेदी जी कहते हैं कि रेखा चित्र और संस्मरण क्या है, दोनों की सीमाएं कहां पर मिलती हैं और कहां पर अलग हो जाती हैं। ये क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा था कि रेखा चित्र और संस्मरण दोनों मिलती जुलती विधाएं हैं। कभी कभी देखोगे कोई रचना संस्मरण में आपको मिल जाएगी और वही रचना आगे चल के रेखा चित्र में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगी। इसी संबंध में यहां पर बनारसी दास चतुर्वेदी जी का कहना है कि संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित्र, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहां मिलती है और कहां अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। यानी कि आत्मचरित्र का मतलब आत्मकथा, यानी कि संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मकथा या आत्मचरित्र, इन तीनों की सीमाएं या इन तीनों में इतना घनिष्ठ संबंध है कि किसकी सीमा कहां मिलती है और कहां अलग हो जाती है, इसका अनुमान करना या इसका अंदाजा करना, इसका निर्णय करना टेढ़ी खीर है, या कह सकते हो टेढ़ा है, या बहुत कठिन है। ये किसने कहा है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने कहा है। फिर आगे बात आती है संस्मरण के मूल तत्व कौन कौन से होते हैं, संस्मरण में कौन कौन से तत्वों की अनिवार्यता होती है, या कह सकते हैं तत्व होते हैं, तो उसको संस्मरण कहा जाता है। क्योंकि कहानियां भी या उपन्यास भी भूतकाल की घटनाओं पर लिख दिए जाते हैं। तो ऐसा ना हो कोई घटना भूतकाल में घटी हुई और उसको लिखा गया है उपन्यास के रूप में या कहानी के रूप में और आप समझो ये तो संस्मरण है, क्योंकि संस्मरण भूतकाल की घटनाओं पर लिखा जाता है। तो आवश्यक नहीं है कि भूतकाल की घटनाओं पर संस्मरण ही केवल लिखा जाता है। यहां पर समझिएगा एक बात को, संस्मरण भूतकाल की घटनाओं पर ही लिखा जाता है, लेकिन भूतकाल की घटनाओं पर संस्मरण ही लिखा जाता है, यह गलत है। दोनों में अंतर हो जाएगा। भूतकाल की घटनाओं पर संस्मरण भी लिखा जा सकता है और इससे पहले उपन्यास, कहानी भी लिखी जा सकती है, लेकिन जो संस्मरण है वो भूतकाल की घटनाओं पर ही लिखा जाएगा। दोनों का मतलब समझिएगा। तो यहां पर क्या कहा गया, संस्मरण के मूल तत्व कौन कौन से, क्या चीज भैया, क्या चीज,
बनारसी दास चतुर्वेदी ने देखो क्या कहा है। उनका मानना यह है, उनका कहना यह है, जैसे देखा होगा कुछ लोग रेखा चित्र और संस्मरण को अलग अलग करने का प्रयास करते हैं, विभाजित करने का प्रयास करते हैं, दोनों की विभाजक रेखा खींचने का प्रयास करते हैं। तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी कहते क्या है, वो उसको समझाते हुए कहते हैं क्या कि आत्मचरित्र, रेखा चित्र और संस्मरण, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहां मिलती है और कहां अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। बनारसी दास चतुर्वेदी जी। अरे भाई माइक बंद करो, गड़बड़ कर रहे हो आप। तो संस्मरण के मूल तत्व कौन कौन से हैं? स्मृति, ये बहुत आवश्यक है। अगर जो स्मृति नहीं होगी तो फिर संस्मरण कैसे लिखोगे? याद नहीं होगा फिर लिखोगे कैसे? संबंध भाव, उस घटना से आपका संबंध क्या है? आत्मानुभव और स्वयं को खोजने पहचानने की ईमानदार कोशिश, स्वयं को खोजने परखने की ईमानदार कोशिश भी होनी चाहिए। यानी यहां पर जो लेखक लिख रहा है, भाई बचपन की घटना है, पुरानी घटना है, अब लेखक अपने हिसाब से कुछ उसमें जोड़ भी सकता है। वो जो उस समय की उसकी घटना रही होगी, जिस समय उसकी वो मनोदशा रही होगी, उसमें कुछ अलग से भी जोड़ सकता है, वो अच्छा बात नहीं है। जो वास्तव में वो मनोदशा थी उसी का जब चित्रण करेगा तब वो बहुत अच्छा संस्मरण माना जाएगा, या वो आपको आकर्षित करने वाला संस्मरण माना जाएगा। तो ये 4-5 तत्व हैं यहाँ पर, स्मृति, संबंध भाव, आत्मानुभव और स्वयं को खोजने पहचानने की ईमानदार कोशिश, ये संस्मरण के तत्व हैं। आगे बात आती है हिंदी में संस्मरण लेखक का सिलसिला। लेखक मतलब लेखन का सिलसिला, इसका लेखन का सिलसिला। हिंदी में संस्मरण लेखन का सिलसिला 20वीं सदी के तीसरे दशक में शुरू हो चुका था। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में, यानी कि लगभग 1930 के आसपास, 40 के आसपास तीसरे दशक में शुरू हो चुका था। लेकिन विधा के रूप में स्वतंत्र पहचान 5वें दशक में यानी 1950 के आसपास बन सकी थी। हिंदी के आरंभिक संस्मरणकारों में पद्म सिंह शर्मा का नाम आता है। किसका? पद्म सिंह शर्मा का नाम महत्वपूर्ण है। और 1929 ईस्वी में उनकी संस्मरणात्मक पुस्तक पद्म पराग का प्रकाशन हुआ, जिसमें सत्यनारायण कविरत्न, भीमसेन शर्मा आदि पर मार्मिक संस्मरण लिखे गए हैं। यानी हिंदी संस्मरण की पहली पुस्तक कौन सी है? हिंदी का पहला संस्मरण संग्रह क्या है? तो पद्म पराग हो जाता है। और रचनाकार कौन है? तो यहां पर पद्म सिंह शर्मा हो जाएंगे। और इस पुस्तक में सत्यनारायण कविरत्न, भीमसेन शर्मा आदि साहित्यकारों पर संस्मरण लिखे गए हैं। हिंदी में संस्मरण लेखन की शुरुआत द्विवेदी युग से होती है। हिंदी में संस्मरण लेखन की शुरुआत द्विवेदी युग से होती है। यहां पर यह भी याद रखिएगा किस युग से होती है। अभी हम लोग बातचीत किए थे जीवनी लेखन की शुरुआत किस युग से हुई थी, आत्मकथा लेखन की शुरुआत किस युग से हुई थी। भैया कोई बताएगा? हिंदी में जीवनी लेखन की शुरुआत, जीवनी, हाँ, भारतेंदु युग। भाई बिल्कुल, जो जीवनी लिखी गई उसकी जो शुरुआत हुई भारतेंदु युग से। और आत्मकथा की शुरुआत कहां से होती है? आत्मकथा की शुरुआत 17वीं शताब्दी यानी 1641 है ना। लेकिन वास्तविक की बात किया जाएगा तो वास्तविक भारतेंदु युग से शुरुआत होती है, जबकि 1641 से आत्मकथा लिखना शुरू हो गया था। अब बात आती है कि हिंदी के प्रमुख संस्मरणकार और उनके संस्मरण कौन हैं, यानी प्रमुख लेखक कौन है और उनकी रचनाएं कौन है, संस्मरण से संबंधित है। यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पद्म सिंह शर्मा, जिनका पहला संग्रह आया था पद्म पराग के नाम से 1929 में, इसका सन भी, प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा 1932 ईस्वी। पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा ने लिखा था। और हिंदी का पहला संस्मरण संग्रह है, क्या है? हिंदी का पहला संस्मरण संग्रह है या संस्मरण की पहली पुस्तक है पद्म पराग। किसने लिखा? पद्म सिंह शर्मा ने लिखा। कब लिखा? 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके अलावा प्रबंध मंजरी भी इनकी रचना है। अगले रचनाकार है श्री राम शर्मा। कौन है? श्री राम शर्मा। शिकार, पहला संग्रह क्या? शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं, सन 42 के संस्मरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। यहां से एक चीज और याद रखिएगा, पंडित श्री राम शर्मा शिकार संबंधी
साहित्य के लिए जाने जाते हैं। किसके? शिकार संबंधी साहित्य लेखन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। यदि कभी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, वैसे इससे पहले पूछा जा चुका है कि शिकार संबंधी साहित्य कौन लिखता था, शिकार संबंधी साहित्य लेखन के लिए कौन जाना जाता है, तो श्री राम शर्मा जी जाने जाते हैं। शिकार संबंधी साहित्य के लिए श्री राम शर्मा जी जाने जाते हैं। और उनके संस्मरण कौन कौन है? शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं, सन 42 के संस्मरण है। फिर मनमथनाथ गुप्त क्रांति युग के संस्मरण, इन्होंने क्या लिखा? क्रांति युग के संस्मरण के नाम से इन्होंने लिखा है। शिव नारायण टंडन बड़ा फेमस है, झलक के नाम से इन्होंने लिखा। इस नाम से, झलक के नाम से इनका संस्मरण आया और बहुत प्रसिद्ध है, पूछा जाता है झलक। अगला राधिका रमण प्रसाद सिंह, ये राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। इनकी कहानी बहुत फेमस है, कानों में कंगना। कानों में कंगना बहुत फेमस कहानी है। तो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने क्या लिखा? टूटा तारा लिखा। क्या लिखा? टूटा तारा, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने लिखा था। घनश्याम दास बिड़ला, इन्होंने क्या लिखा? बापू। बापू के नाम से घनश्याम दास बिड़ला ने लिखा है। अभी आपके मन में प्रश्न आया होगा कि बापू के नाम से तो घनश्याम दास बिड़ला ने जीवनी भी लिखी है। क्या लिखी है? जीवनी भी लिखी है। अभी हम लोग कल ही पढ़े थे कि घनश्याम दास बिड़ला ने बापू के नाम से गांधी जी की जीवनी लिखी है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी जी क्या कहे हैं कि आत्मकथा यानी आत्मचरित्र, आत्मकथा यानी आत्मचरित्र, संस्मरण और रेखा चित्र, इन तीनों में इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा कहां खत्म होती है और कहां शुरू होती है, यह निर्णय करना कठिन है। तो इसलिए कुछ लोग बापू को जीवनी के अंतर्गत रखते हैं और कुछ लोग संस्मरण के अंतर्गत रख देते हैं। तो इसलिए यहां पर ध्यान रखिएगा, घनश्याम दास बिड़ला ने बापू के नाम से लिखा। राम नरेश त्रिपाठी 30 दिन मालवीय जी के साथ, 30 दिन मालवीय जी के साथ। ये रचना थोड़ी सी आपको भ्रमित करने वाली है। कहीं कहीं आपको 30 के स्थान पर 3 दिन मिल जाएगा, 3 दिन मालवीय जी के साथ। तो वास्तव में सही क्या है? 30 दिन मालवीय जी के साथ, 30 पूरा महीना, यानी 30 दिन मालवीय जी के साथ। इस पर संस्मरण लिखा है किसने? राम नरेश त्रिपाठी जी ने। शिव पूजन सहाय ने लिखा है वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग, बड़ा फेमस है वे दिन वे लोग। किसके द्वारा लिखा गया? शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया। इसी से मिलती जुलती एक रचना है ये और वे, ये किसने लिखा है? हाँ, जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। किसने लिखा है? जैनेन्द्र ने लिखा है। दूसरा, शिव पूजन सहाय को क्या कहते हैं भैया? शब्दों का जादूगर की भाषा का जादूगर? किसका जादूगर कहते हैं? भाषा का जादूगर कहेंगे, है ना? बिल्कुल भाषा का जादूगर ये हो जाएंगे, शब्दों का जादूगर राम वृक्ष विनीपुरी हो जाएंगे। और इनकी एक व्याकरण संबंधी पुस्तक थी, बताए थे क्या था, नाम था उसका, है ना? व्याकरण दर्पण थी। अब ये वाला गलत नहीं होना चाहिए, है ना? ये गलत नहीं होना चाहिए, बहुत फेमस है। फिर आगे है बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने क्या लिखा? हमारे आराध्य। किस नाम से? हमारे आराध्य, और दूसरा है संस्मरण। हमारे आराध्य और दूसरा क्या है? संस्मरण के नाम से दोनों यहां पर संस्मरण है। भैया माइक बंद कर लो, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे हम भी। बनारसी दास चतुर्वेदी, हमारे आराध्य, और दूसरा क्या है? संस्मरण है। ये 2 रचनाएं आई बनारसी दास चतुर्वेदी जी की। फिर महादेवी वर्मा ने पथ के साथी के नाम से, यहां पर बड़ा भ्रम होता है, यहां पर बड़ा भ्रम होता है। महादेवी वर्मा रेखा चित्रकार के रूप में बहुत फेमस हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, इस प्रकार से कई रचनाएं उनकी हैं। श्रृंखला की कड़ियां भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो श्रृंखला की कड़ियां की विधा क्या है भैया, कोई बताएगा? श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की, हाँ, तो श्रृंखला की कड़ियां भाई निबंध है। बाकी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सब क्या है? तो रेखा चित्र हैं। यहां पर पथ के साथी याद रखना है। क्या याद रखना है? पथ के साथी महादेवी वर्मा का संस्मरण है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी ये प्रश्न आए महादेवी वर्मा से, तो वहां पर पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। अब वहां पर श्रृंखला की कड़ियां भी मिल जाए और पथ के साथी भी विकल्प में मिल जाए, दोनों मिल जाएं,
तब आपको क्या करना है, श्रृंखला की कड़ियां को हटा देना है। ये निबंध है, ये संस्मरण में या रेखा चित्र में नहीं जाएगा। लेकिन यदि पूछा जाए श्रृंखला की कड़ियां ऑप्शन में ना हो और वहां पर पथ के साथी ऑप्शन में हो, तो पथ के साथी को रेखा चित्र फिर नहीं मानना है, फिर संस्मरण मान लेना है। तो इस प्रकार से इन दोनों विधाओं को खूब अच्छे से याद रखिएगा कि श्रृंखला की कड़ियां निबंध है, पथ के साथी संस्मरण है। ये और वे, अभी देखो बात ही हुई थी, जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया ये और वे। रेखा चित्र के नाम से रेखा चित्र लिखा प्रेम नारायण टंडन ने। रेखा चित्र के नाम से रेखा चित्र किसने लिखा है, प्रेम नारायण टंडन जी ने लिखा है। जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें, ये राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। किसने लिखा, जंजीरें और दीवारें, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। जंजीरें और दीवारें, भाई ये कहते हैं कि इनको जेल में बंद किया गया था। कहां पर, जेल में, क्रांतिकारियों के साथ। क्रांतिकारी थे भी राम वृक्ष बेनीपुरी जी, तो इनको जेल में बंद किया गया था, उसी पर इन्होंने संस्मरण लिखा था, जंजीरें और दीवारें। इसी प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी ने एक जेल में रचना लिखी थी, कविता लिखी थी। भैया कोई बताएगा कौन सी है? हाँ, कैदी और कोकिला, बिल्कुल, कैदी और कोकिला नामक रचना लिखी थी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। भैया भारतीय आत्मा कहा किसने था माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा? हाँ, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने कहा था। बिल्कुल, गुड, बहुत अच्छा। यानी माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा गया, और किसके द्वारा कहा गया? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा कहा गया। बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य और खूब पूछा जाता है। आगे बात आती है राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन की दो रचनाएं यहाँ पर संस्मरण में, बचपन की स्मृतियां, बचपन की स्मृतियां, और दूसरा है जिनका मैं कृतज्ञ। बचपन की स्मृतियां और जिनका मैं कृतज्ञ, ये किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। कैलाशनाथ काटजू का संस्मरण मैं भूल नहीं सकता, बहुत फेमस है, नाम भी कितना रोचक है और खूब पूछा जाता है। मैं भूल नहीं सकता किसने लिखा है? कैलाशनाथ काटजू ने लिखा है। और उपेंद्र नाथ अस्क बहुत फेमस उपन्यासकार हैं, मंटो मेरा दुश्मन, क्या लिखा है इन्होंने? मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई, ज्यादा अपनी कम पराई, और मंटो मेरा दुश्मन, ये दोनों संस्मरण उपेंद्र नाथ अस्क के बहुत फेमस हैं। वैसे उपेंद्र नाथ अस्क एकांकीकार के रूप में बहुत फेमस हैं, लेकिन यहां पर संस्मरण भी इन्होंने दो पुस्तकें लिखी हैं। आगे बात आती है ओंकार शरद, इनकी रचना है लंका महाराजिन। तो लंका महाराजिन के नाम से ओंकार शरद ने लिखा है, बड़ी फेमस रचना और पूछी जा चुकी, आपकी परीक्षा में है। ओंकार शरद से याद आया, एक ओंकार नाथ हैं, उन्होंने कौन सा काव्य आंदोलन चलाया था भैया, कोई बताएगा? ओंकार नाथ, हाँ बिल्कुल, कैप्सूलवाद चलाया था। क्या चलाया था? कैप्सूलवाद चलाए थे ओंकार नाथ। यहां पर बात हो रही ओंकार शरद की लंका महाराजिन। स्मृति कर्ण, स्मृति कर्ण सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास ने स्मृति कर्ण के नाम से लिखा है। अच्छा, सेठ गोविंद दास की आत्मकथा बहुत फेमस है, किस नाम से लिखे थे सेठ गोविंद दास अपनी आत्मकथा? हाँ, आत्मनिरीक्षण के नाम से लिखा था। बिल्कुल, आत्मनिरीक्षण के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। कौन? सेठ गोविंद दास ने। और यहां पर स्मृति कर्ण के नाम से संस्मरण लिखा है। इंद्र विद्या वाचस्पति, इंद्र विद्या वाचस्पति, इन्होंने मैं इनका ऋणी हूं, मैं इनका ऋणी हूं के नाम से इन्होंने इंद्र विद्या वाचस्पति ने लिखा। और सत्यनारायण वर्मा, भारतीय, सत्यनारायण वर्मा को भारतीय के नाम से भी जाना जाता है। तो सत्यनारायण वर्मा भारतीय ने एल्बम के नाम से, किस नाम से? एल्बम के नाम से इन्होंने लिखा है। यहां पर आत्मकथा लिख दूं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर जी तो संस्मरण में ही लिख दिए इसको। फिर हरिवंश राय बच्चन, कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन बड़े फेमस आत्मकथाकार हैं, हालावाद के प्रवर्तक हैं और हालावाद के महत्वपूर्ण कवियों में आते हैं। दूसरा, प्रेम और मस्ती का काव्य लिखने वाले हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने भागों में लिखी है, जरा से कोई बता दो भाई, कितने भागों में लिखी है? 4 भागों में लिखी है। क्या भूल लूं क्या याद करूं? बिल्कुल,
क्या भूलूं क्या याद करूं, नेड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, 4 भागों में लिखी है। और इसी आत्मकथा पर इनको सरस्वती सम्मान मिला था। क्या मिला था? सरस्वती सम्मान मिला था, जो कि हिंदी में मिलने वाला पहला सरस्वती सम्मान था। दूसरा, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा था। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा था। दूसरा, इन्होंने जो संस्मरण लिखा है नए पुराने झरोखे के नाम से, किस नाम से? नए पुराने झरोखे के नाम से इन्होंने संस्मरण लिखा है, काफी चर्चित है। समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी, ये वही माखनलाल चतुर्वेदी हैं जिनकी भी चर्चा हो रही थी कि एक भारतीय आत्मा के नाम से इनको जानते हैं। इनकी एक कविता बहुत फेमस है, पुष्प की अभिलाषा बहुत फेमस है, हाई स्कूल में है कविता, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। बड़ी फेमस कविता है और खूब पूछी जाती है। हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं किसने लिखा है? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा। पुष्प की अभिलाषा कविता छोटे से किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। अच्छा, पुष्प की अभिलाषा से आपको भ्रमित करने के लिए एक रचना पूछ लेते हैं, एक फूल की चाह, ये किसने लिखा है? एक फूल की चाह, हाँ, एक फूल की, बिल्कुल। तो कभी कभी होता क्या है कि हम लोग समझते हैं चाहे पुष्प की अभिलाषा कहो, उसी का अर्थ हो गया एक फूल की चाह, हम लोग समझते वही लिख रचनाकार होंगे। नहीं, शीर्षक बदला, रचनाकार बदल जाएंगे। तो यहां पर ये किसकी हो जाएगी? मैथिली शरण गुप्त के भाई सिया राम शरण गुप्त की हो जाएगी। किसकी? सिया राम शरण गुप्त की कविता हो जाएगी। कौन सी? एक फूल की चाह। सिया राम शरण गुप्त के, मैथिली शरण गुप्त के भाई थे, छोटे भाई थे। कौन थे? छोटे भाई थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1895 ईस्वी में। कब हुआ? 1895 ईस्वी में हुआ था। तो समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी की संस्मरण संबंधी पुस्तक है। समय के पांव के साथ साथ एक रचना आई, समय देवता। ये किसने लिखा है भैया? समय देवता किसने लिखा है? हाँ, नरेश मेहता ने क्या लिख दिया? समय देवता लिख दिया। अच्छा, दूसरा एक आई रचना साहित्य देवता, ये किसने लिख दिया? साहित्य देवता, ये किसने लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी? नहीं, हाँ, द्विवेदी नहीं, चतुर्वेदी हैं। द्विवेदी नहीं, चतुर्वेदी हैं। कौन है? चतुर्वेदी। अरे ये देखो बैठे हैं इधर, माखनलाल चतुर्वेदी। किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने साहित्य देवता लिखा है। इसी प्रकार से एक रचना लिखी गई लौह देवता, ये किसने लिखा है? हाँ, सिद्धनाथ कुमार ने लिखा। लौह देवता को याद रखा, बहुत अच्छा है। तो लौह देवता, साहित्य देवता, समय देवता, एक भाग्य देवता है। अच्छा, भाग्य देवता भी है, ये किसकी है? भाग्य देवता किसने लिखा है? भैरव प्रसाद गुप्त, भैरव प्रसाद गुप्त की है। ग्राम देवता, हाँ बिल्कुल, ग्राम देवता भी एक आ गया। तो ग्राम देवता किसने लिख दिया? ग्राम देवता पंत की। अच्छा, पंत की हो गया। और एक शुक्ल जी का क्या है? हाँ, शुक्ल जी ने क्या लिखा है? ग्राम सेविका, है ना? ग्राम सेविका के नाम से उपन्यास लिखा। किसने? अमरकांत ने। अमरकांत ने लिख दिया। ग्राम देवता पंत ने लिखा है। तो इस प्रकार से मिलते जुलते कभी कभार ऐसे रचनाएं पूछ ली जाती हैं। आगे अब बात आती है संपूर्णानंद। किसकी? संपूर्णानंद की। संपूर्णानंद कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार, कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार के नाम से इनकी रचना आई। विष्णु प्रभाकर, ये विष्णु प्रभाकर वही है आवारा मसीहा के रचनाकार। कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार। आवारा मसीहा लिखने में इनको 14 साल लग गए थे। कितने? 14 साल में आवारा मसीहा लिख करके तैयार किए थे। और आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो बंगला के साहित्यकार है, उनकी जीवनी है। क्या है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। 14 वर्षों में लिखी गई थी। 3 खंडों में लिखी गई है, नहीं 3 भागों में लिखी गई। दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत के नाम से 3 खंडों में 3 अंक है। वही विष्णु प्रभाकर हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी ने क्या लिखा है संस्मरण में? जाने अनजाने। क्या लिखा? जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा
जाने अनजाने यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत समांतर रेखाएं, हम इनके ऋणी हैं। अभी इससे पहले बताया था मैं इनका ऋणी हूं, मैं इनका ऋणी हूं। यहां पर क्या है, तो मैं इनका ऋणी हूं इंद्र विद्या वाचस्पति का था, और यहां पर हम इनके ऋणी हैं विष्णु प्रभाकर का। एक दिशाहीन सफर, एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते रहे, और सृजन के सेतु, आकाश एक है यादों की छांव में। ये सभी संस्मरण के 12-13 संस्मरण हैं, सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, कोई ना कोई आपकी परीक्षा में मिल सकता है। इसके द्वारा लिखा गया, विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। अगले हैं शांत प्रिय द्विवेदी। कौन है? शांत प्रिय द्विवेदी। इन्होंने क्या लिखा? स्मृतियां और कृतियां के नाम से, स्मृतियां और कृतियां के नाम से इन्होंने एक संस्मरण लिखा है, शांत प्रिय द्विवेदी। शांत प्रिय द्विवेदी से एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांत प्रिय द्विवेदी ने, यानी छायावाद का उपनिषद, छायावाद का उपनिषद कामायनी को किसने कहा है? शांत प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। खूब पूछा गया प्रश्न है। यहां पर स्मृतियां और कृतियां भले न पूछा जाए, लेकिन कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांत प्रिय द्विवेदी जी ने। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका बहुत फेमस है वन तुलसी की गंध, वन तुलसी की गंध। इसी प्रकार से, इसी से मिलता जुलता है सुधिया उस चंदन के वन की, कल भी चर्चा हुई थी, सुधिया उस चंदन के वन की, और यहाँ पर वन तुलसी की गंध। तो सुधिया उस चंदन के वन की, ये किसके द्वारा लिखा गया भाई बताएगा कोई? सुधिया उस चंदन के वन के, हाँ, विष्णुकांत शास्त्री जी के द्वारा। तो विष्णुकांत शास्त्री जी ने लिखा है वन, क्या नाम, सुधिया उस चंदन के वन की, लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है वन तुलसी की गंध और समय की शिला पर, वन तुलसी की गंध समय की शिला पर, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। धर्मवीर भारती, जिनकी चर्चा हो रही थी, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय से बताया गया था, जब हम लोग पढ़ रहे थे यात्रा वृतांत, तो वहां पर भी बातचीत हुई होगी कि यात्रा वृतांत से डायरी यात्रा वृतांत। तो इस प्रकार से ये कई विधाओं में लिखा गया, निबंध में भी आया होगा, निबंध में भी, अब यहाँ पर संस्मरण में भी आ गया, हो सकता है आगे रेखा चित्र में भी आ जाए या कहीं और भी आ जाए, आ सकता है यात्रा वृतांत में भी आ सकता है। तो ठेले पर हिमालय, इसमें कई विधाओं में लिखी गई रचनाओं का संकलन किया गया है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, भूले हुए चेहरे और जिंदगी मुस्काई, जिंदगी मुस्काई, भूले हुए चेहरे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। कुंतल गोयल, इन्होंने लिखा कुछ रेखाएं कुछ चित्र, कुंतल गोयल ने कुछ रेखाएं और कुछ चित्र के नाम से लिखा है। अमृता प्रीतम, तो अमृता प्रीतम की रचना है अतीत की परछाइयां। तो अतीत की परछाइयां किसने लिखा? तो अतीत की परछाइयां अमृता प्रीतम का संस्मरण है। प्रकाश चंद्र गुप्त, इन्होंने पुरानी स्मृतियां के नाम से लिखा, प्रकाश चंद्र गुप्त ने पुरानी स्मृतियां के नाम से संस्मरण लिखा है। आगे बात आती है काका कालेलकर, काका कालेलकर, इन्होंने गांधी संस्मरण और विचार के नाम से लिखा। किस नाम से? गांधी संस्मरण और विचार के नाम से संस्मरण लिखा है। किसने? काका कालेलकर जी ने। रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने क्या लिखा? संस्मरण और श्रद्धांजलियां। क्या लिखा? संस्मरण और श्रद्धांजलियां। लोकदेव नेहरू, श्रद्धांजलि यानी संस्मरण और श्रद्धांजलियां, लोकदेव नेहरू, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दिनकर की एक रचना ऐसी जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, भैया कोई बताएगा कौन सी रचना है जिन पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? है ना, उर्वशी पर मिला था। तो उर्वशी ये महाकाव्य है, खंड काव्य है, कौन सी रचना है ना? वो महाकाव्य है, तो महाकाव्य है। और उर्वशी के नाम से एक रचना गुप्त, इसका नाम है जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखी। किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। तो इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भैया कब मिला था इनको? 1978, 1972 ईस्वी में, है ना? हाँ 72 है, 78 में तो अज्ञे जी को मिला था, 78 में अज्ञे जी को मिला था। दूसरा लक्ष्मी नारायण सुधांशु, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, इन्होंने क्या लिखा? व्यक्तित्व की झांकियां, व्यक्तित्व की झांकियां, ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने लिखा है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बड़े फेमस साहित्यकार हैं, इनका एक निबंध बहुत फेमस है, हाई स्कूल में हम लोग पढ़ाते, क्या लिखूं, क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिख दिया। और इनका
एक हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधी एक ग्रंथ है, छोटा सा, बिल्कुल पतला सा। कौन सा भी आपको बताएगा? इतिहास संबंधी ग्रंथ है ना। हाँ, तो हिंदी साहित्य विमर्श है। क्या नाम है? हिंदी साहित्य विमर्श के नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, बिल्कुल लिखा है, बहुत अच्छा है, हिंदी साहित्य विमर्श के नाम से। और इनका यहाँ पर संस्मरण क्या है? अंतिम अध्याय के नाम से। अंतिम अध्याय पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में लिखा गया। वाह, गुड, बहुत अच्छा है, यानी सन भी याद है तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी शंकर व्यास, लक्ष्मी शंकर व्यास, स्मृति की त्रिवेणिका, स्मृति की त्रिवेणिका किसने लिखा है? लक्ष्मी शंकर व्यास ने लिखा है। कमलेश्वर ने लिखा मेरे हमदम मेरे दोस्त, मेरे हमदम मेरे दोस्त, नाम बड़ा रोचक है, पूछा जा सकता है आपसे। तो मेरे हमदम मेरे दोस्त किसने लिखा है? कमलेश्वर ने। रामनाथ सुमन की रचना बहुत फेमस है, मैंने स्मृति के दीप जलाए। 2 दिन बाद हम लोगों को भी दीप जलाना है। यहां पर मैंने स्मृति के दीप जलाए, भाई सामान्य दीप नहीं, स्मृति के दीप जलाए हैं। भाई जिस प्रकार से दीपक के जलने से अंधेरा खत्म हो जाता है, यानी कि जो रहस्य होता है वो समाप्त हो जाता है, तो वैसे ही यहां पर स्मृति रूपी दीपक जलाए गए, यानी कि अपनी स्मृति में ज्ञान आया। क्या आया? ज्ञान आया, और उससे जो रहस्य था, रहस्य का पर्दा खत्म हुआ, यानी कि जो ठीक ठाक बात थी वो याद आ गई, ऐसा समझ सकते हो। तो मैंने स्मृति के दीप जलाए, रामनाथ सुमन। भाई नाम बड़ा रोचक है, परीक्षा में पूछा भी कई बार गया है। बीती यादें, बीती यादें परिपूर्णानंद ने लिखा। बीती यादें के नाम से परिपूर्णानंद ने लिखा है। और विष्णुकांत शास्त्री, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, यहां पर देखो आ गए। स्मरण को पाथेय बनने दो, स्मरण को पाथेय बनने दो, सुधिया उस चंदन के वन की, जिनकी भी चर्चा हो रही थी, सुधिया उस चंदन के वन की, और पर साथ साथ चल रही याद। ये तीनों याद रखिएगा, कालक्रम की दृष्टि से भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। किस दृष्टि से? कालक्रम की दृष्टि से भी आपसे पूछा जा सकता है। स्मरण को पाथेय बनने दो, सुधिया उस चंदन के वन की, पर साथ साथ चल रही याद। विष्णुकांत शास्त्री जी ने लिखा है। अनीता राकेश, चंद संतरे और, चंद संतरे और किसने लिखा है? अनीता राकेश जी ने लिखा है। आगे बात आती है शंकर दयाल सिंह। शंकर दयाल सिंह ने लिखा है कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में, कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में, शंकर दयाल सिंह जी ने लिखा। भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है, भगवती चरण वर्मा ने। अतीत के गर्त से, अतीत के गर्त से, और हम खंडहर के वासी, हम खंडहर के वासी, अतीत के गर्त से। वैसे भगवती चरण वर्मा छायावाद की लघुत्रयी के अंतर्गत गिने जाते हैं। भगवती चरण वर्मा छायावाद की लघुत्रयी के अंतर्गत गिने जाते हैं, या वर्मा त्रयी के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो वर्मा त्रयी या गद्य छायावाद की लघुत्रयी में 3 लोग हैं, त्रयी का मतलब 3, तो 3 साहित्यकार हैं, जिनमें एक महादेवी वर्मा है, एक भगवती चरण वर्मा है, और तीसरे कौन है भैया, कोई बताएगा? तीसरे वर्मा त्रयी में कौन आते हैं? हाँ, यानी क्या कहा गया? छायावाद की लघुत्रय, वृहत त्रय नहीं, छायावाद की लघुत्रय। हाँ, तो छायावाद की लघुत्रय, लघुत्रय को आप वर्मा त्रय भी कुछ लोग कह देते हैं। क्या कहते हैं? वर्मा त्रय भी कहा जाता है। तो वर्मा त्रयी कहा जाए, लघुत्रयी कहा जाए, तो यहां पर कौन हो जाएंगे? महादेवी वर्मा सबसे पहला नाम आ जाएगा, महादेवी वर्मा हो गए। दूसरे कौन है? राम कुमार वर्मा हैं, और तीसरे जो हो जाएंगे तो यहां पर भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे, भगवती चरण वर्मा। यहां पर और कोई वर्मा आएंगे तो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। तो ये भगवती चरण वर्मा वही हैं। दूसरे देखो भगवती शरण सिंह, भगवती शरण सिंह, तो रस गगन गुफा में, रस गगन गुफा में बड़ा फेमस है। रस गगन गुफा में किसने लिखा है? भगवती शरण सिंह ने लिखा। किसने लिखा? भगवती शरण सिंह ने लिखा है। इसी प्रकार से एक काव्य पंक्ति आती है, रस गगन गुफा में अमर अजर झरें, रस गगन गुफा में अजर झरें, किसने लिखा है? कबीरदास जी ने लिखा है। बिल्कुल, कबीरदास जी की पंक्ति बहुत फेमस है, पूछी जाती है परीक्षा में। मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई,
राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की एक रचना भारत भारती, भैया कब प्रकाशित हुई थी कोई बताएगा? भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912। गुड, 1912 बहुत फेमस है, यानी कि 1912 में इनकी भारत भारती पुस्तक आई थी। बहुत फेमस पुस्तक थी, राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। इस कारण से इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दिया था, भारत भारती पर। और इसी पुस्तक से प्रेरित होकर के गांधी जी ने, यानी महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अब कोई बताएगा कहां पर दी थी और कब दी थी? कहां पर और कब दी थी? बनारस में दी, और 1936, यानी बनारस में 1936 है ना। कब दिया था? 1936 ईस्वी में। और कहां पर? बनारस यानी कि वाराणसी। अच्छा, वाराणसी और बनारस में क्या अंतर है भैया, कोई बताएगा? वाराणसी और बनारस में क्या अंतर है? हाँ, यानी कि बनारस क्या है? तद्भव है, और वाराणसी क्या है? तत्सम है। वाराणसी तत्सम है और बनारस तद्भव है। दूसरा, यहां पर और भी कुछ है क्या भाषा विज्ञान के दृष्टि से? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो है, लेकिन भाषा की दृष्टि से। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो वाराणसी है। लेकिन सामान्यतः पूरे बनारस को वाराणसी कहते हैं। काशी जो पुराना था, पुराने जमाने में जो वेदों में काशी का उल्लेख हुआ है, वैसे कहते हैं एशिया का सबसे पुराना शहर है, एशिया का सबसे पुराना शहर काशी है ना। तो यहाँ पर काशी को ही बनारस कहा गया और बनारस को ही वाराणसी कहा जा रहा है। तो वैसे सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं कि वाराणसी तत्सम है और बनारस तद्भव है। वो छोटा सा कोई स्थान होगा जो आप बता रहे हैं कि हाँ वो वाराणसी है, बाकी का बनारस है, तो छोटे लोगों के लिए या कम जानकार के लिए हो सकता है, या वहां की जानकारी के लिए हो सकता है वो सही हो। लेकिन यहां पर तत्सम तद्भव का अंतर आपको समझना है। दूसरा, यहां पर एक और है भाषा विज्ञान की दृष्टि से। जिस प्रकार से हम लोग लखनऊ को कुछ लोग नखलऊ कहते हैं, क्या कहते हैं? लखनऊ को नखलऊ कहते हैं, बतासा को बसाता कहते हैं, अमरूद को अरमुद कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर आप खोजिएगा, नोट्स में है, यहाँ पर तुरंत बताएंगे, फिर आप नहीं, वर्ण विप्रय तो नहीं है, वर्ण विप्रय नहीं है, और कुछ हो सकता है, तो खोजिएगा एक बार, इसी बाने उसको पढ़ोगे एक बार इंडेक्स को, है ना। आगे देखो, सुलोचना, नहीं बनारसी नहीं है, तो सुलोचना रांगे राघव। तो मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा? श्रद्धांजलि स्मरण के नाम से लिखा। मैथिली शरण गुप्त ने श्रद्धांजलि स्मरण के नाम से लिखा है। सुलोचना रांगे राघव, इन्होंने पुनः के नाम से एक संस्मरण लिखा। कुंवर सुरेश सिंह, कुंवर सुरेश सिंह ने यादों के झरोखे, कुंवर सुरेश सिंह ने यादों के झरोखे के नाम से, किस नाम से? यादों के झरोखे से के नाम से एक संस्मरण लिखा है। और राजेंद्र यादव, औरों के बहाने, राजेंद्र यादव ने औरों के बहाने और वे देवता नहीं है, वे देवता नहीं है, दो संस्मरण लिखे गए राजेंद्र यादव के द्वारा। अमृतलाल नागर, जो कि लखनऊ के निवासी, और मानस का हंस, खंजन नयन, नाचियो बहुत गोपाल, कई रचनाएं इनकी हैं। तो अमृतलाल नागर ने क्या लिखा? जिनके साथ जिया, जिनके साथ जिया, अमृतलाल नागर हैं। प्रतिभा अग्रवाल, इन्होंने सृजन का सुख दुख, प्रतिभा अग्रवाल ने सृजन का सुख दुख, प्रतिभा अग्रवाल ने सृजन का सुख दुख के नाम से रचना लिखी है। रामेश्वर शुक्ल अंचल, ये रामेश्वर शुक्ल अंचल वही है जो मानसलवाद के प्रवर्तक हैं, मानसलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, वही है। इन्होंने क्या लिखा? युग पुरुष के नाम से, युग पुरुष के नाम से इन्होंने संस्मरण लिखा है। और पद्मा सचदेवा, पद्मा सचदेवा, इन्होंने क्या लिखा? दीवान खाना मितवा घर अमराई, दीवान खाना मितवा घर अमराई, लता मंगेशकर ऐसा कहां से लाऊं, लता मंगेशकर ऐसा कहां से लाऊं। इस प्रकार से इनके चार यहां पर संस्मरण आए, जिनमें से ऊपर वाले तीनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, दीवान खाना, मितवा घर और अमराई। अगले साहित्यकार आते हैं अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का जन्म भैया कहां हुआ था, कोई बताएगा? कहां पर? देवरिया में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1900, कब हुआ था? सही है, 1911 सही है। चलो भाई,
तो अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे देवरिया में पैदा हुए 1911 ईस्वी में। स्मृति लेखा नामक एक संस्मरण लिखा। किस नाम से? स्मृति लेखा के नाम से। किस नाम से? स्मृति लेखा के नाम से इन्होंने संस्मरण लिखा है। फिर काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह ने याद हो कि ना याद हो। काशीनाथ सिंह कौन है? ये एक नामवर सिंह के भाई हैं। काशीनाथ सिंह कौन है? नामवर सिंह के भाई हैं। ये वही काशीनाथ सिंह हैं जिनके नाम से नामवर सिंह ने काशी के नाम नमक पत्र संग्रह प्रकाशित हुआ था। तो वही काशीनाथ सिंह जी हैं। तो याद हो कि ना याद हो, जोगी जोगड़ा, जोगी जोगड़ा आगे दिन पाछे भय, आगे दिन आछे दिन पाछे भय, ये इनकी संस्मरण है। क्या है? काशीनाथ सिंह के याद हो कि ना याद हो, याद हो कि ना याद हो, जोगी जोगड़ा आगे आछे दिन पाछे भय, काशीनाथ सिंह। फिर रघुवीर सहाय, इन्होंने क्या लिखा? हो सकता है घर का जोगी जोगड़ा हो, शायद संभवतः वही होगा, घर का जोगी जोगड़ा। वैसे जोगी जोगड़ा ही सही है, जोगी जोगड़ा ही सही हो सकता है, कोई दूसरी रचना हो, है ना। रघुवीर सहाय, इन्होंने क्या लिखा? दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश, रघुवीर सहाय, दिल्ली मेरा प्रदेश, रघुवीर सहाय ने। अच्छा, रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हैं, कोई बताएगा? रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हैं? हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं, पहले के नहीं है। दूसरे सप्तक के कवि, किसके? दूसरे सप्तक के कवि हैं, ये पहले के कवि नहीं हैं। रघुवीर सहाय काफी चर्चित रचनाकार हैं, चार सप्तक के, जो सप्तक के अंतर्गत, दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। राम कुमार वर्मा, इन्होंने क्या लिखा? संस्मरणों के सुमन। राम कुमार वर्मा ने संस्मरणों के सुमन के नाम से लिखा। राम कुमार वर्मा, ये राम कुमार वर्मा वही है एकलव्य नामक महाकाव्य लिखने वाले, एकलव्य नामक महाकाव्य लिखने वाले। पृथ्वीराज की आंखें नामक एक, औरंगजेब की आखिरी रात नामक एकांकी लिखने वाले, काफी चर्चित हैं। छायावाद की लघु त्रय में इनका नाम आता है, छायावाद की वर्मा त्रय में इनका नाम आता है। अगले हैं गिरिराज किशोर, सप्त प्रणय के नाम से लिखा। गिरिराज किशोर सप्त प्रणय के नाम से लिखा। पहला गिरमिटिया बहुत फेमस है गिरिराज किशोर का। केदारनाथ सिंह ताना बाना, केदारनाथ सिंह ने क्या लिखा? ताना बाना के नाम से, केदारनाथ सिंह ने ताना बाना के नाम से लिखा है। आगे बात आती है दूधनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह ने लिखा लौट आओ धार, लौट आओ धार एक शमशेर भी है, एक शमशेर भी है, लौट आओ धार, ये दूधनाथ सिंह जी हैं। रामदरस मिश्र, बड़े फेमस साहित्यकार हैं रामदरस मिश्र, इन्हीं को अभी कौन सा पुरस्कार मिला था भैया, कोई बताएगा? कौन सा पुरस्कार मिला रामदरस मिश्र को? कौन सा? सरस्वती सम्मान मिला। किस पुस्तक के लिए मिला है? मैं तो यहां हूं, सही है। हाँ, क्या है? आग की हंसी, सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र। अच्छा, मैं तो यहां हूं गगन गिल का है। हाँ, धूल पौध, हाँ देखो गड़बड़ हो गया, आप लोग गड़बड़ कर दिए। देखो, अरे भाई पहले देखो, जो सरस्वती सम्मान है, सरस्वती सम्मान है ना, देखो सरस्वती सम्मान, ठीक है। पहला किसको मिला? हरिवंश राय बच्चन को मिला, हरिवंश राय बच्चन को मिला, ठीक है। आत्मकथा के लिए किसके मिला? आत्मकथा के लिए मिला। दूसरा गोविंद मिश्र को मिला, किसको मिला? गोविंद मिश्र को मिला। ये किस पुस्तक पर मिला? धूल पौधों पर, धूल पौधों पर के लिए मिला। और तीसरा जो मिला ये रामदरस मिश्र को मिला, रामदरस मिश्र को मिला। किस पुस्तक के लिए? हाँ 2021 का है, ये किसका है? 2021 का है। और अभी हाँ 21, 13 और यहाँ पर आत्मकथा कर लो कि आत्मकथा के लिए इनको मिला था। कब? 1991 ईस्वी में, और ये 2013 ईस्वी में मिला।
और ये 2021 का मिला है। तो ये 3 लोगों को मिला है। अभी कोई यहाँ पर कुछ और बता रहा था कि उसके मिला आग की हंसी। आग की हंसी के लिए इनको कोई दूसरा पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी मिला होगा। क्या मिला होगा? साहित्य अकादमी मिला है। तो यहाँ पर हाँ, सरस्वती सम्मान, मैं तो यहाँ हूं। और गगन गिल की रचना थी जब तक मैं आई बाहर, या मैं जब तक आई बाहर। हाँ, वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उनको, है ना, साहित्य अकादमी मिला है। तो ये 3 याद रखिएगा। ये बार बार हमारे पूछने का, बार बार यहाँ पर दोहराने का उद्देश्य हमारा बस यही है कि आपका दिमाग चलता रहे, आप जागते रहो, क्लास में आप जागते रहो। नहीं तो अगर क्लास एक तरफा हो जाएगी कि हम आए यहाँ से बोलते रहे, आप सुनते रहो, तो नींद आने लगती है। तो नींद ना आए और ये आपको इंटरेस्टिंग चीजें मिलती रहे, आप दोहराते रहो, यानी कि पढ़ते पढ़ते कई चीजें आपको याद हो जाएं। भले ही हम यहाँ पर संस्मरण पढ़ रहे हैं, भले ही यहाँ पर हम संस्मरण पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई विधा नहीं है जिस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा ना कर रहे हो। पता लगा पढ़ रहे हैं संस्मरण, अचानक हम पहुंच जा रहे हैं पुष्प की अभिलाषा किसने लिखा है, साहित्य अकादमी किसको मिला है, सरस्वती सम्मान किसको मिला है, फलाना किसको मिला है, या ये रचना किस विधा की है, इस रचना के रचनाकार कौन है। तो इससे क्या होता है कि आपका दिमाग शार्प होता है, बहुत तेज होता है और बहुत जल्दी सोचने की बुद्धि बढ़ती है, समझने की बुद्धि बढ़ती है। अच्छा, एक वाक्यांश बता दो, जो बहुत शीघ्र सोच लेता हो, सोचकर उत्तर दे देता हो, उस बुद्धि को क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही है। तो इस बुद्धि का विकास होता है आपका, इस बुद्धि का आपका विकास होता है। कभी कभी होता है जब आप इंटरव्यू में जाओगे, पूछा जाएगा क्वेश्चन आगे से, सामने से, आपको याद होगा, लेकिन वो जल्दी नहीं याद आता है, वो जल्दी नहीं याद आता है, कारण वहां पर हम लोगों का अनुभव इस प्रकार से थोड़ा सा कम रहता है। यदि यहां पर हम पूछ रहे हैं और आप बता रहे हो बराबर, वहां पर भी जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आराम से उत्तर दे जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारे साथी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ला करके मूक दर्शक बन के और मूक श्रोता बन के सुन के चले जाते हैं। तो भाई ऐसा ना करो, यदि पूछा जा रहा है तो आप बोलो, यदि ना बोलो तो कुछ ना कुछ माइक खोल करके जरूर आवाज यहां तक आए, भले ही गलत बोलो, भले ही गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जब 10 बार बताओगे, कभी कभी होता है जल्दबाजी हम लोग गलत बोल देते हैं, हमसे भी हो जाता है, आपसे भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। भाई गलती हो और गलती को गलती मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलती करो लेकिन गलती ना मानो, ये सबसे बड़ी गलती है, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो जल्दबाजी में दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलना तो सीखो, अपनी बात रखना तो सीखो, यही चीज आगे जाओगे वहां पर भी काम आएगी, और परीक्षा में भी तो बहुत काम आएगी, परीक्षा में ये बहुत काम आएगी। और आपने पढ़ा भी होगा, जब आप बीएड कर रहे होंगे या बीटीसी कर रहे होंगे या प्रशिक्षण संबंधी कोई भी डिग्री आप ले रहे होंगे, वहां पर बताया गया होगा शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियां सामान्यतः तो हम लोग व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, यहां तक कि हम लोग 9th हाई स्कूल में पढ़ाते तब भी व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। जबकि व्याख्यान विधि थोड़ा सा नीरस होती है, बच्चों को निष्क्रिय कर देती है, बच्चे इसीलिए सोते रहते हैं। कुछ टीचर जब पढ़ाते हैं तो बच्चे पीछे सो जाते हैं, नींद आने लगती है, कारण वो निष्क्रिय रहते हैं, उनको केवल सुनना रहता है। प्रश्नोत्तर विधि आपको भी पता होगी, बिल्कुल आसान सा, कि प्रश्नोत्तर विधि सबसे अच्छी विधि मानी गई है। यदि प्रयोगात्मक विधि को छोड़ दिया जाए, प्रयोग विधि को छोड़ दिया जाए, तो सबसे ज्यादा अच्छी विधि जो है वो प्रश्नोत्तर विधि है। भाई साहित्य में तो प्रश्नोत्तर विधि हो के अलावा प्रयोगात्मक विधि हो ही नहीं सकती है, वो तो साइंस के लिए है, करके सीखना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अब हिंदी में करके कौन सीखेगा कि 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र पैदा हुए तो पैदा होकर देखेगा, नहीं देख पाएगा। यानी कि यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि सबसे अच्छी है। इसमें आप भी जागते रहते हो, हम भी जागते रहते हैं, आपका दिमाग भी जागता रहता है और आपकी उंगलियां भी जागते रहते कि सर जी जैसे पूछे वैसे हमारा उंगली पहुंचे कहां, माइक पर पहुंचे और हम बोले। कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं, कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं कि हमको बोलना है, तब तक पता लगा उत्तर आ गया। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ भाई, तो बड़ा मजेदार चीज होती है, ऐसे हमको याद आती है। तो रामदरस मिश्र ने क्या लिखा, स्मृतियों का छंद, क्या लिखा, स्मृतियों। अरे भाई अब तो माइक बंद कर लो, बंद कर लो भाई, सब लोग बंद कर लो, माइक बंद कर लो, हाँ माइक बंद कर लो भाई सब लोग, तो आवाज पहुंच जाएगी। हाँ, तो स्मृतियों का छंद क्या कहा गया, स्मृतियों का छंद अपने अपने रास्ते और एक दुनिया अपनी। स्मृतियों का छंद अपने अपने रास्ते,
एक दुनिया अपनी, ये 3 संस्मरण आए किसके? रामदरस मिश्र जी के आए। रविंद्र कालिया, ये रविंद्र कालिया वही हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी गालिब छुट्टी शराब, गालिब छुट्टी शराब के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। यहां पर संस्मरण क्या है? सृजन के सहयात्री, सृजन के सहयात्री के नाम से, सृजन के सहयात्री के नाम से लिखा। विष्णु चंद्र शर्मा, ये विष्णु चंद्र शर्मा वही हैं काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी लिखने वाले, अग्निसेतु के नाम से बंगला साहित्यकार। तो अभिन्न के नाम से इन्होंने एक संस्मरण लिखा है। कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती हम हस्मत 3 भागों में, हम हस्मत 3 भागों में आई। कृष्णा सोबती की रचना क्या है? हम हस्मत कितने भागों में आई? 3 भागों में आई। इसका जो तीसरा भाग है वो 2012 में प्रकाशित हुआ। जो सॉरी हाँ, ये 4 भागों में है। कितने भागों में हो गई? ये तो 4 भागों में हो गई। यानी हम हस्मत ये 2012 में, और इसका जो चौथा भाग आया, इसका जो चौथा भाग आया है 2019 में। किस नाम से आया? हम हस्मत के नाम से ही आया। किस नाम से? हम हस्मत के नाम से ही चौथा भाग आया। यानी भाग 4 ये कब आया? 2019 ईस्वी में। कब आया? 2019 ईस्वी में आया था। हाँ, तो याद रखिएगा चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 2019 ईस्वी में चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। दूसरा एक इनका है शब्दों के आलोक में, शब्दों के आलोक में। तो शब्दों के आलोक में हम हस्मत 3 भागों में 2012 में, और हम हस्मत चौथा भाग 2019 में। इस चौथे भाग से याद आया, एक इतिहास ग्रंथ लिखा गया है हिंदी साहित्य का, 4 भागों में लिखा गया है। उसके 3 भाग तो 1913 में प्रकाशित हुए थे, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताओ भाई जल्दी से। मिस्र बंधु विनोद, गुड, यानी मिस्र बंधु विनोद, यानी जोश आ गया, ताकत आ गई। अच्छी बात है भाई। सोबती एक सोहबत, ये भी एक है, सोबती एक सोहबत, और मार्फत दिल्ली हम हस्मत भाग 4 2019। ये सब किसके हैं? कृष्णा सोबती के हैं। आगे बात आती है रामनाथ सुमन। रामनाथ सुमन ने याद बातें हैं, याद बातें हैं के नाम से संस्मरण लिखा, याद बातें हैं। फिर देवेंद्र सत्यार्थी, यादों के काफिले। देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या लिखा? यादों के काफिले। नाम बड़ा रोचक है, पूछा जा सकता है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये भी बड़ा नाम है, और इन्होंने क्या लिखा? एक नाव के यात्री, एक नाव के यात्री, और समय की स्मृति। समय की स्मृति देखो 2020 में आया है। कब आया है? 2020 में। नई रचना है, पूछी जा सकती है। समय की स्मृति, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विद्या निवास मिश्र, यहां पर विधा लिख गया तो विद्या निवास मिश्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विद्या निवास मिश्र। चिड़िया रैन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा किसने लिखा है? विद्या निवास मिश्र ने लिखा है। आगे बात आती है मनोहर श्याम जोशी। ये मनोहर श्याम जोशी वही टाटा प्रोफेसर वाले, इन्होंने क्या लिखा? लखनऊ मेरा लखनऊ, लखनऊ मेरा लखनऊ। रघुवीर सहाय, रचनाओं के बहाने संस्मरण बातों बातों में। ये महत्वपूर्ण है, बातों बातों में लखनऊ मेरा लखनऊ। ये 2 संस्मरण के महत्वपूर्ण है। लखनऊ मेरा लखनऊ, बातों बातों में। मनोहर श्याम जोशी जी, किसने लिखा? मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा है। आगे बात आती है कृष्ण बिहारी मिश्र। क्या है? कृष्ण बिहारी मिश्र। इन्होंने क्या लिखा? नेह के नाते अनेक, बहुत फेमस है, नेह के नाते अनेक, कई बार पूछा भी गया है। सांझ की जमहाई और सृजनशील उजास, शाम की जमहाई और सृजनशील उजास, ये किसने लिखा है? कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है। जमहाई को जरंभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जमहाई को जरंभा भी कहते हैं। अच्छा ये भैया कौन सा भाव है? जमहाई भाव कौन सा है रस की दृष्टि से देखा जाए तो? कौन सा भाव है? सात्विक भाव है। अच्छा सात्विक भाव है। ये कौन सा अनुभाव है? सात्विक, सात्विक भाव के अंतर्गत कौन आता है? नाम क्या है? मतलब कौन सा नंबर का है? वैसे सात्विक भाव कितने होते हैं? 9वां होता है। हाँ 8 होते हैं, ये 9वां है। तो ये 9वां किसने माना है? जमहाई को किसने माना है? पद्माकर ने। किसने माना है? शुक्ल जी, है ना, शुक्ल जी ने माना है। वैसे संचारी भाव सकपकाहट चकपकाहट को माना है शुक्ल जी ने, यहां पर जरंभा जमहाई को मान लिया। किसका? भानुदत्त जरंभा को
भानुदत्त मिश्र ने, शुक्ल जी नहीं माने, चकपकाहट को माने। अच्छा, भानुदत्त मिश्र, अच्छा भानुदत्त मिश्र ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है, सॉरी अनुभावों की संख्या, भानुदत्त मिश्र ने अनुभाव कितने माने हैं, अनुभाव, भानुदत्त मिश्र ने अनुभाव कितने माने, 4 है ना। कुलपति मिश्र ने, हाँ कुलपति मिश्र, कई लोग आएंगे, कई लोग आएंगे यहां पर बात जब भी आती है तो पहली बार की आती है, जब भी आती है तो पहली बार की आती है, तो भानुदत्त मिश्र याद रखो। चलो भाई आगे बात आती है रामकमल राय। रामकमल राय ने स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, क्या लिखा, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष के नाम से लिखा। विवेकी राय, विवेकी राय, जहां पर हम लोगों को भ्रम हुआ था आंगन के वंदनवार या फिर सुधियाउस चंदन के वन की, तो यहां पर भी देखो आंगन के वंदनवार है, क्या है, आंगन के वंदनवार और मेरे सुहृदय श्रद्धे, तो आंगन के वंदनवार मेरे सुहृदय श्रद्धे विवेकी राय ने लिखा है। विवेकी राय भैया कैसे निबंधकार हैं, कोई बताएगा, विवेकी राय कैसे निबंधकार हैं, ललित निबंधकार हैं, कैसे हैं, ललित निबंधकार हैं। ग्रामीण चेतना, लक्ष्मीधर मालवीय, लक्ष्मीधर मालवीय ने लिखा लाई हयात आए, लाई हयात आए, ये किसने लिखा है, तो लक्ष्मीधर मालवीय जी ने लिखा है। आगे बात आती है केशव चंद्र शर्मा, केशव चंद्र वर्मा, केशव चंद्र वर्मा है, नाम बहुत बड़ा नहीं है लेकिन रचना रोचक है। सुमिरन के बहाने, सुमिरन के बहाने मजेदार है, पूछी जा सकती है। विश्वनाथ त्रिपाठी, इन्होंने क्या लिखा, नंगा तलाई का गांव, विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या लिखा, नंगा तलाई का गांव। व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश किसकी जीवनी है भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी व्योमकेश दरवेश। गंगा स्नान करने चलोगे, गंगा स्नान करने चलोगे, अब तो कुंभ हो गया, आप क्या करोगे जाके। गुरु जी की खेती बाड़ी, गुरु जी की खेती बाड़ी, ये बड़े महत्वपूर्ण है, चारों का एक कालक्रमानुसार जरूर याद रखिएगा, ये चारों संस्मरणों को कालक्रमानुसार जरूर याद रखिएगा। बड़ा बड़ा नाम है विश्वनाथ त्रिपाठी का और इनके सभी रचनाएं परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं। नंगा तलाई का गांव, व्योमकेश दरवेश, गंगा स्नान करने चलोगे, गुरु जी की खेती बाड़ी, चारों बहुत महत्वपूर्ण है। अमरकांत, अमरकांत ने लिखा कुछ यादें कुछ बातें, कुछ यादें कुछ बातें, अमरकांत जी ने लिखा। नवनीता देवसेन, नवनीता देवसेन ने लिखा किस पथ आए तुम्हारी करुणा, किस पथ आए तुम्हारी करुणा, नाम कितना मजेदार है, पूछा जा सकता है परीक्षा में, किस पथ आए तुम्हारी करुणा। जिसे एक बार पूछा गया था, एक आत्मकथा पूछ ली गई थी शायद 2012 नेट के पेपर में, लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा, नाम कितना रोचक है, पूछ लिया गया, लगता नहीं है दिल मेरा। भैया किसका है, कौन बताएगा किसकी आत्मकथा है, हाँ कृष्णा अग्निहोत्री की है, बिल्कुल कृष्णा अग्निहोत्री ने लिखा, बड़ा मजेदार आत्मकथा है। उसी प्रकार से यहां पर पूछ लिया गया किस पथ आए तुम्हारी करुणा, किसने लिख दिया, नवनीता देवसेन ने लिख दिया। हर्ष मंदिर ने लिखा अनसुनी आवाज, हर्ष मंदिर ने क्या लिखा, अनसुनी आवाज के नाम से लिखा। अमृत राय जो कि चिट्ठी पत्री के रचनाकार हैं, अमृत राय कौन, चिट्ठी पत्री के रचनाकार, इन्होंने क्या लिखा, जिनकी याद हमेशा रहेगी, जिनकी याद हमेशा रहेगी, अमृत राय ने लिखा है, जिनकी याद हमेशा रहेगी, अमृत राय ने लिखा है। ज्ञानचंद्र जैन, ज्ञानचंद्र जैन, इन्होंने क्या लिखा, कथा शेष, तो कथा शेष के नाम से ज्ञानचंद्र जैन ने लिखा। बिंदु अग्रवाल, इन्होंने लिखा यादें और बातें, तो यादें और बातें बिंदु अग्रवाल जी ने लिखा है। नरेश मेहता, प्रदक्षिणा अपने समय की, प्रदक्षिणा अपने समय की, नरेश, क्या चीज, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, छूटे कोई नहीं है, आपके नोट्स में हो सकता है कुछ ज्यादा हो, हमारे में थोड़ा सा कम है। तो बिंदु अग्रवाल यादें और बातें, कौन है, बिंदु अग्रवाल यादें और बातें। नरेश मेहता प्रदक्षिणा अपने समय की, प्रदक्षिणा अपने समय की। फिर आगे बात आती है नरेश मेहता, नरेश मेहता ने क्या लिखा, प्रदक्षिणा अपने समय की, नरेश मेहता का हो गया। मधुरेश, मधुरेश ने लिखा ये जो आईना है, ये जो आईना है, मैं और वे, अभी इससे पहले हम पढ़ के आए हैं क्या, ये और वे, ये और वे, सोचो नाम बिल्कुल मिलता जुलता है, मैं और वे, ये और वे, यहां पर मैं और वे, ये किसका है भैया,
जैनेन्द्र कुमार का है, और मैं और वे किसका है, मधुरेश का है। फिर डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर निर्मला जैन, इन्होंने क्या लिखा, दिल्ली शहर दर शहर, दिल्ली शहर दर शहर निर्मला जैन ने लिखा। मुद्रा राक्षस, इन्होंने कालातीत के नाम से, मुद्रा राक्षस जी ने कालातीत के नाम से रचना लिखी है। आगे बात आती है ममता कालिया। ममता कालिया ने कितनी शहरों में कितनी बार, कितनी शहरों में कितनी बार, कल परसों के बरसों, कितनी शहरों में कितनी बार और कल परसों के बरसों, ममता कालिया ने लिखा। ममता कालिया की एक कहानी बहुत फेमस है, सीट नंबर कौन सी थी, सीट नंबर 6। हाँ, सीट नंबर 6 बड़ी फेमस कहानी है इनकी। चंद्रकांता हाशिए की इबारतें, चंद्रकांता हाशिए की इबारतें, मेरे भोजपत्र। फिर अजीत कुमार, इन्होंने लिखा कविवर बच्चन के साथ, कविवर बच्चन के साथ अंधेरे के जुगनू, कविवर बच्चन के साथ अंधेरे के जुगनू, जिनके संग जिया, जिनके संग जिया। तीनों महत्वपूर्ण हैं, अजीत कुमार के हैं। अचला नागर, इन्होंने क्या लिखा, अमृतलाल नागर की बाबूजी बेटाजी एंड कंपनी, अमृतलाल नागर की बाबूजी बेटाजी एंड कंपनी। नाम रोचक नहीं है, नहीं पूछा जा सकता। डॉक्टर सुमन केसरी ने संपादन किया, किसका, जेएनयू में नामवर सिंह, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो जेएनयू में नामवर सिंह के नाम से सुमन केसरी ने इसका संपादन किया है। नासिरा शर्मा, यादों के गलियारे, यादों के गलियारे। अभी हम लोग पढ़ के आए यादों के काफिले, देवेंद्र सत्यार्थी का, यहां पर क्या यादों के गलियारे, नासिरा शर्मा का। अच्छा, नासिरा शर्मा की आत्मकथा कितने भागों में कोई बताएगा, है ना, 7 भागों में, 7 भागों में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। आखिरी भाग का नाम क्या है, हाँ, किसकी, नासिरा शर्मा की नहीं, तस्लीमा नसरीन की है। अरे गड़बड़ हो गया, हमसे बार बार गलत होता है ना, तस्लीमा नसरीन की। अच्छा, तस्लीमा नसरीन हो गए, नासिरा शर्मा हम कई बार गलत कर चुके हैं इसको, है ना, भ्रम होता है, आप लोगों को नहीं होता, बड़ी अच्छी बात है। तो जब भी कभी अगर क्वेश्चन हमसे आ जाए परीक्षा में तो हम गलत कर देंगे इसको, नासिरा शर्मा ही लगा देंगे 7 भागों वाला। तो यहाँ पर तस्लीमा नसरीन की हो 7 भागों में, जो निर्वासन आखिरी में आता है 2014-15 में, यहाँ पर नासिरा शर्मा भाई यादों के गलियारे। फिर शेखर जोशी, स्मृति में वे, स्मृति में रहेंगे वे, स्मृति में रहेंगे वे, एक पेड़ की याद, एक पेड़ की याद, शेखर जोशी, एक पेड़ की याद, शेखर जोशी। अभी एक दिन बोलेंगे पेड़ आई थी रचना, ये किसकी है, वो राजेश जोशी की है ना भाई। एक दिन बोलेंगे पेड़ पिछली बार जो पूछी गई थी राजेश जोशी की थी, यहां पर शेखर जोशी की है, एक पेड़ की याद। ये जितने जोशी थे सब पेड़ पे ही लिख रहे थे क्या, वो एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी हो गए, एक दिन की याद शेखर जोशी हो गए। नंद चतुर्वेदी अतीत राग के नाम से लिखा। सुधीर विद्यार्थी, इन्होंने मेरे हिस्से का शहर, किस नाम से, मेरे हिस्से का शहर, सुधीर विद्यार्थी। शहर के भीतर शहर, शहर के भीतर शहर, समय के तलघर में शब्द, समय के तलघर में शब्द, शब्दों में बसी है उम्मीद, शब्दों में बसी है उम्मीद। ये इनके 4 संस्मरण हैं। मेरे हिस्से का शहर, मेरे हिस्से का शहर, शहर के भीतर शहर, समय के तलघर में शब्द, शब्दों में बसी है उम्मीद। ये सुधीर विद्यार्थी की है। नाम भले ही बहुत बड़ा नहीं है लेकिन रचनाएं इनकी चारों महत्वपूर्ण हैं, पूछी जा सकती हैं परीक्षा में। नरेंद्र कोहली, स्मृतियों के गलियारे से, नरेंद्र कोहली ने क्या लिखा, स्मृतियों के गलियारे से। बलराम ने लिखा माफ करना यार, बलराम ने क्या लिखा, माफ करना यार, धीमी धीमी आंच, माफ करना यार, धीमी धीमी आंच। ये दोनों किसके हैं, तो बलराम जी के संस्मरण हैं। आगे बात आती है ओम थानवी, संपादक हैं भाई ओम थानवी, अपने अपने अज्ञेय 2 खंडों में, अपने अपने अज्ञेय 2 खंडों में ओम थानवी ने लिखा है। कुंवर चंद्र प्रकाश, कुंवर चंद्र प्रकाश, इन्होंने शेष स्मृतियां के नाम से लिखा है। प्रकाश मनु,
यादों का सफर, प्रकाश मनु ने क्या लिखा, यादों का सफर, मेरे कुछ आत्मसंस्मरण, मेरे कुछ आत्मसंस्मरण, प्रकाश मनु ने लिखा। डॉक्टर कमला प्रसाद, इन्होंने नेह के नाते, नेह के नाते, डॉक्टर कमला प्रसाद ने लिखा। नीलाभ ने लिखा, ज्ञान रंजन के बहाने, बड़ा फेमस है, पूछा जाता है, ज्ञान रंजन के बहाने किसने लिखा है, नीलाभ ने लिखा है। फिर मुझे रह गुजर याद आया, फिर मुझे रह गुजर याद आया, नाम बड़ा रोचक है, शैलेंद्र सागर है। कौन है, शैलेंद्र सागर। शैलेंद्र सागर एक पत्रिका निकालते थे भैया, कौन सी पत्रिका है, शैलेंद्र सागर किस पत्रिका के संपादक हैं, कथाक्रम के संपादक हैं भाई, कौन, शैलेंद्र सागर जी। तो इन्होंने क्या लिखा, फिर मुझे रह गुजर याद आया, फिर मुझे रह गुजर याद आया, शैलेंद्र सागर। राजी सेठ, इन्होंने जहां से उजास, राजी सेठ ने लिखा जहां से उदास। राजी सेठ का एक उपन्यास बहुत फेमस है, कौन सा है, तत्सत, हाँ, निष्कवच। मृदुला गर्ग, कृति और कृतिकार, मृदुला गर्ग ने क्या लिखा, कृति और कृतिकार के नाम से लिखा। शेखर जोशी फिर से आ गए, स्मृति में वे रहेंगे, वे रहे वे, और दूसरा है एक दिन बोलेंगे, एक पेड़ की याद, ये दोबारा आ गया है। हृदय ने लिखा, स्मृतियों का साक्ष्य, स्मृतियों का साक्ष्य हृदय का। प्रेम शंकर रघुवंशी, तिगरिया का लोक देवता भवानी प्रसाद मिश्र, तिगरिया का लोक देवता भवानी प्रसाद मिश्र। अब भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहां हुआ था भैया, कोई बताएगा, भवानी प्रसाद, हाँ, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, ठीक है, कहां पर, हाँ, ये टिगरिया हम पूछना चाहते हैं, इनका गांव है, टिगरिया गांव में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक गांव में भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था, इसीलिए कहा गया टिगरिया का लोक देवता भवानी प्रसाद मिश्र। विमल चंद्र पांडे, बड़ा अच्छा नाम है इनका, इलाहाबाद है भैया, किस नाम से लिखा, इलाहाबाद है भैया, नाम रोचक है, पूछा जाता विमल चंद्र जैन का। मालचंद तिवारी, मालचंद तिवारी ने लिखा बोरुंदा डायरी, बोरुंदा डायरी के नाम से मालचंद तिवारी जी ने संस्मरण लिखा है। आगे बात आती है पुष्पा भारती। पुष्पा भारती कल बताया गया था धर्मवीर भारती की पत्नी है, इसकी धर्मवीर भारती की पत्नी है पुष्पा भारती। इन्होंने क्या लिखा, यादें, यादें और यादें, यादें, यादें और यादें। इसी प्रकार से एक रिपोर्टाज शायद लिखा गया था, बाढ़ बाढ़ बाढ़, किसने लिखा था भैया, विवेकी राय ने लिखा था। यहां पर यादें, यादें और यादें हैं। गौरापंत शिवानी, जिनका प्रसिद्ध नाम क्या है, शिवानी, तो गौरापंत शिवानी ने वातायन के नाम से एक संस्मरण लिखा। परेश्वर नाथ रेणु, ये भी दोबारा आ गया, वन तुलसी की गंध, समय की शिला पर, ये दोनों फिर से आ गए। मधुकर गंगाधर, दरख्तों के साए, दरख्तों के साए, मधुकर गंगाधर। महावीर अग्रवाल, अभी अब देखो महावीर प्रसाद नहीं है, महावीर अग्रवाल हैं, इन्होंने संपादन किया किसका, कथा शिल्पी कमलेश्वर, कथा शिल्पी कमलेश्वर का संपादन किया है महेश महावीर अग्रवाल जी ने। फिर आगे बात आती है कांति कुमार जैन, कई लिखे रचनाएं इन्होंने। तुम्हारा परसाई, जो कहूंगा सच कहूंगा, तुम्हारा परसाई, जो कहूंगा सच कहूंगा। महागुरु मुक्तिबोध, जुम्मा टैंक की सीढ़ियों पर एक था राजा, एक था राजा। शेक्सपियर वाया प्रोफेसर स्वामीनाथ, लौट जाती है उधर का भी नजर, लौट जाती है उधर का भी नजर, उधर को भी नजर, ताने को, उधर को भी नजर। कवियों की याद में, कवियों की याद में, कवियों की याद में कितना रोचक है, पूछा जा सकता है। एक था राजा पूछा जाता है, जो कहूंगा सच कहूंगा, तुम्हारा परसाई, और लौट जाती है उधर को भी नजर। ये सभी कांति कुमार जैन के हैं, बड़े फेमस हैं। उद्भ्रांत, इन्होंने स्मृतियों के मील पत्थर, उद्भ्रांत ने किस नाम से लिखा, स्मृतियों के मील पत्थर के नाम से। रविंद्र कालिया, अभी रविंद्र कालिया के बारे में बात हुई थी इससे पहले, स्मृतियों की जन्मपत्री, स्मृतियों की जन्मपत्री की बात हुई थी। यहां पर क्या लिखा इन्होंने, मेरे हम कलम, मेरे हम कलम के नाम से लिखा। मधुरेश, मैं और वे, इन पर भी चर्चा हो चुकी है, मैं और वे, मधुरेश ने
लिखा है, ये और वे जैनेन्द्र ने लिखा है। डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव, इन्होंने क्या लिखा, गाता जाए बंजारा, नाम रोचक है, गाता जाए बंजारा, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव। पंकज विष्ट, खरामा खरामा इनकी बहुत फेमस रचना है। शब्दों के लोग संस्मरण और श्रद्धांजलियां, शब्दों के लोग एक रचना हो गई, और शब्दों के लोग संस्मरण और श्रद्धांजलियां, ये दो रचनाएं पंकज विष्ट की हैं। रमेश चंद्र शाह, जो गोबर गणेश के रचनाकार है, रमेश चंद्र शाह बहुत फेमस हैं। आवाहयाम, आवाहयाम के नाम से इन्होंने लिखा है, आवाहयाम कह लो या आवाहयाम कह लो। पद्मा सचदेवा, 12 दरी के नाम से, पद्मा सचदेवा ने 12 दरी के नाम से, पद्मा सचदेवा 12 दरी के नाम से इन्होंने लिखा है। फिर आगे भगवान दास मोरवाल, ये भगवान दास मोरवाल वही है काला पहाड़ वाले, भगवान दास मोरवाल कौन है, काला पहाड़ वाले हैं। पकी जेठ का गुलमोहर, पूछा गया है, पकी जेठ का गुलमोहर संस्मरण किसने लिखा है, भगवान दास मोरवाल ने। भीष्म साहिनी, इन्होंने मेरी साहित्य यात्रा, भीष्म साहिनी ने किस नाम से लिखा, मेरी साहित्य यात्रा के नाम से। शरद नागर ने लिखा मैं और मेरा मन, शरद नागर ने मैं और मेरा मन के नाम से लिखा है। डॉक्टर रामदरस मिश्र, जिनकी भी चर्चा हो रही थी इससे पहले, सह यात्राएं, सर्जना ही बड़ा सत्य है, सर्जना ही बड़ा सत्य है। आगे है भारत यायावर, इन्होंने क्या लिखा, सच पर मर मिटने की जगह, सच पर मर मिटने की जगह किसने लिखा है, भारत यायावर ने लिखा है। अजीत कुमार, इनकी भी बात हो चुकी है इससे पहले, लेकिन वहां पर रचनाएं कुछ दूसरी थी, यहां पर दूसरी। वो सूरतें गुरुवर बच्चन से दूर, वो सूरतें और गुरुवर बच्चन से दूर, ये अजीत कुमार की रचनाएं हैं। अगले हैं दूधनाथ सिंह, इन्होंने क्या लिखा, सबको अमर देखना चाहता हूं, सबको अमर देखना चाहता हूं, किसने लिखा है, दूधनाथ सिंह जी ने लिखा है। सूर्यकांत नागर, इन्होंने यादों के गलियारे, सूर्यकांत नागर ने यादों के गलियारे के नाम से लिखा है। वैसे सूर्यकांत नागर भी दोबारा आ गए। असगर वजाहत, कथा से इतर, असगर वजाहत ने कथा से इतर, अतीत का दरवाजा, असगर वजाहत बहुत फेमस है। डॉक्टर कुमार पंकज, इन्होंने रंजिश ही सही, रंजिश ही सही के नाम से लिखा। नंद किशोर नवल, इन्होंने मूर्तें माटी और सोने की, मूर्तें माटी और सोने की के नाम से लिखा है। गिरीश्वर मिश्र ने संपादन किया बहुवचन का संस्मरण अंक, बहुवचन का संस्मरण अंक, ये किसने संपादन किया, गिरीश्वर मिश्र जी ने संपादन किया है। भगवान सिंह, एक देखो भगवान सिंह है और एक भगवान दास मोरवाल है। एक रचना है अपने अपने राम, ये किसने लिखी भैया, भगवान दास मोरवाल या भगवान सिंह, हाँ, तो ये भगवान सिंह ने क्या लिखा है, अपने अपने राम लिखा है, क्या लिखा है, अपने अपने राम, भगवान सिंह। अच्छा, एक भगवान सिंह भग्गू के नाम से बहुत फेमस हुआ, भगवान सिंह भग्गू या भगवान दास भग्गू, है ना, हाँ, बीजक लेकर भाग गया था कबीरदास जी का वह शिष्य, हाँ बिल्कुल, कबीरदास जी का वह शिष्य जो बीजक को लेकर भाग गया था, तो भगवान दास भग्गू नाम हो गया उसका। विष्णु चंद्र शर्मा, जिनकी बात हुई थी, समय की शिला पर, समय की शिला पर विष्णु चंद्र शर्मा हो गए। शैलेंद्र शील, शैलेंद्र शील ने लिखा स्मृतियों का बाइस्कोप, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, वो मड़ियारा सांप, वो मड़ियारा सांप डॉक्टर विजय बहादुर सिंह ने लिखा है। और रूप सिंह चंदेल, इन्होंने क्या लिखा, भूले बिसरे पल, भूले बिसरे पल, यादों में सफर, भूले बिसरे पल, यादों में सफर, और यादों के आईने में, यादों के आईने में, देखो बिल्कुल नया, यादों के आईने में 2021, किसने लिखा, रूप सिंह चंदेल जी ने लिखा है। आगे बात आती है जितेंद्र भाटिया, इन्होंने क्या लिखा, यहां से शहर को देखो, यहां से शहर को देखो, तो यहां से शहर को देखो जितेंद्र भाटिया जी हैं। फिर ज्ञान प्रकाश विवेक, कम आवाजों का शहर, कम आवाजों का शहर, ज्ञान प्रकाश विवेक जी। सुधीर विद्यार्थी, जिन पर भी चर्चा हो ही चुकी है, ये तो दोबारा आ गए, सुधीर विद्यार्थी, यहाँ पर एक ये इनका नया आया होगा।
समय के तलघर में शब्द शब्दों में बसी है उम्मीद, और अग्नि नहीं मौन, अग्नि नहीं मौन के नाम से लिखा। यादें 2019 में कमर मेवाड़ी ने लिखा। मृदुला सिन्हा, इन्होंने स्मृतियां जो संगिनी बन गई, स्मृतियां जो संगिनी बन गई, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, समय की स्मृति। वैसे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी तो अलग हो जाएंगे, खैर कौन है ये, मृदुला सिन्हा है। कौन है, मृदुला सिन्हा है। तो मृदुला सिन्हा की जो रचना है वो यही है। यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की बात हो ही चुकी है, ये आगे दूसरी रचना आ जाएगी इनकी, कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगी। तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, समय की शिला पर, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, समय की शिला पर रचना हो जाएगी। और स्मृतियां जो संगिनी बन गई, मृदुला सिन्हा की है। ममता कालिया, इन्होंने सफर में हम सफर, रविंद्र कालिया, सफर में हम सफर, रविंद्र कालिया। अंदाज ए बयां उर्फ रवि कथा, अंदाज ए बयां उर्फ रवि कथा। जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद। यादें और किताबें, यादें और किताबें। इस समय देखो जो बात हो रही है 2020 के आसपास आए हुए संस्मरण की बातचीत हो रही है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नए हैं, हो सकता है 1-2 बार में याद ना हो, तो 4-6 बार कम से कम जरूर पढ़ना है। तो ममता कालिया, सफर में हम सफर, रविंद्र कालिया। अंदाज ए बयां उर्फ रवि कथा। तो देखो ये 2 रचनाएं ऐसी हैं जिनमें रवि का नाम ही आ रहा है, तो रविंद्र कालिया बिल्कुल आसानी से जान जाओगे ममता कालिया का लिखा गया होगा। जीते जी इलाहाबाद, यादें और किताबें, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर अशोक वाजपेयी, ये अशोक वाजपेयी वही हैं पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज कर रहे थे, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज करने वाले अशोक वाजपेयी, यानी इनकी आत्मकथा पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज है। अगले वक्तों के हैं यह लोग, अगले वक्तों के, अगले वक्तों के हैं यह लोग, किसने, अशोक वाजपेयी ने। पुष्पा देवड़ा ने लिखा शरद देवड़ा एक अंतर यात्रा, शरद देवड़ा एक अंतर यात्रा, किसने लिखा, पुष्पा देवड़ा जी ने लिखा है। भारत भारद्वाज, इन्होंने और साधना अग्रवाल, 2 लोगों ने मिलकर के संपादन किया। संस्मरणों में डॉक्टर नामवर सिंह, संस्मरणों में डॉक्टर नामवर सिंह, भारत भारद्वाज और साधना अग्रवाल जी ने लिखा है। स्वप्निल श्रीवास्तव, इन्होंने लेखक की अमरता, स्वप्निल श्रीवास्तव ने लेखक की अमरता, स्वप्निल श्रीवास्तव ने लेखक की अमरता के नाम से लिखा। और उर्मिलेश, इन्होंने गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल, गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल के नाम से लिखा उर्मिलेश ने। और अक्स, ये बहुत फेमस पुस्तक है, अक्स के नाम से आई संस्मरणात्मक पुस्तक अखिलेश जी की है। ये अखिलेश जी वही हैं जो तद्भव पत्रिका निकालते थे। तद्भव पत्रिका भैया कब निकल रही थी, कब से निकली है तद्भव पत्रिका का संपादन, कब से शुरू हुआ, 1999 ईस्वी से। कैसी है ये पत्रिका, कैसी है, त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी है, त्रैमासिक पत्रिका है। 3-3 दिन से, कहां से निकलती है ये, है ना। संपादक कौन है, तो अखिलेश जी इसके संपादक हो जाएंगे। फिर दिनेश चौधरी, इन्होंने जबलपुर शहरनामा, दिनेश चौधरी जबलपुर शहरनामा के नाम से लिखा है। और भी कुछ नहीं क्या, हाँ, केदारनाथ सिंह, स्मृति में जीवन, इसका संपादन जो किया डॉक्टर संध्या सिंह और रचना सिंह ने, डॉक्टर संध्या सिंह और रचना सिंह ने इसका संपादन किया। स्मृति में जीवन केदारनाथ सिंह की रचना है। मोहन गुप्त, भुलाए ना बने, भुलाए ना बने, तो भुलाए ना बने किसने लिखा है, मोहन गुप्त ने लिखा है। चंद्रकांता, सुधियों के छंद, सुधियों के छंद, चंद्रकांता जी ने लिखा है। विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ का बलरामपुर, विश्वनाथ का बलरामपुर, विश्वनाथ त्रिपाठी। अशोक अग्रवाल, संग साथ, संग साथ के नाम से किसने लिखा है, तो अशोक अग्रवाल ने, तो अशोक अग्रवाल ने संग साथ के नाम से लिखा। यानी 2023 ईस्वी तक जितने संस्मरण लिखे गए वो आपके नोट्स में आ चुके। इससे आगे का संभवतः आपकी परीक्षा में न ही पूछा जाए, या हो सकता है एक आध आए भी, तो अगर कोई नया अपडेट होगा तो आपको जरूर दिया जाएगा। अब बात आती है कि इन संस्मरणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं या परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, थोड़ा सा वन लाइनर रूप में। पहला, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के संस्मरण अंतिम अध्याय में कुल 9 संस्मरण संग्रहित हैं।
यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जो संस्मरण है अंतिम अध्याय, इसमें कुल कितने संस्मरण संग्रहित हैं? तो कुल 9 संस्मरण संग्रहित हैं। ये किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि अंतिम अध्याय जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया संस्मरण है, इसमें कुल कितने संस्मरण हैं? तो 9 संस्मरण संग्रहित हैं, याद रखिएगा। और लक्ष्मी शंकर व्यास की रचना स्मृति की त्रिवेणिका, स्मृति की त्रिवेणिका में साहित्यकारों, इसकी साहित्यकारों, पत्रकारों और राजनेताओं के संस्मरण संकलित हैं, इसीलिए इसे स्मृति की त्रिवेणिका कहा गया। त्रिवेणिका का मतलब 3 वेणी, त्रिवेणिका का मतलब 3 वेणी। तो 3 वेणी कौन कौन सी हैं? साहित्यकारों की, पत्रकारों की और राजनेता। 1, 2, 3, तो 3 प्रकार के व्यक्तियों की यहां पर संस्मरण है, इसलिए इसको स्मृति की त्रिवेणिका कहा गया। अनीता राकेश द्वारा लिखित चंद संतरे और संस्मरणात्मक आत्मकथ्य है, यानी कि चंद संतरे और हम लोग आत्मकथा में भी पढ़ के आए थे और संस्मरण में भी पढ़ रहे हैं, यानी कि आत्मकथात्मक संस्मरण है या कह सकते हो संस्मरणात्मक आत्मकथा। वैसे संस्मरणात्मक आत्मकथा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मोहन राकेश से पहले, राकेश के साथ और राकेश के बाद की अनीता राकेश के 3 साल की, अनीता राकेश की 3 साल की जीवन यात्रा का संस्मरणात्मक शैली में लिखी गई पुस्तक है। यानी कि अनीता राकेश हैं कौन? मोहन राकेश की पत्नी। अनीता राकेश कौन है? मोहन राकेश की पत्नी है। रामनाथ सुमन के मैंने स्मृति के दीप जलाए, मैंने स्मृति के दीप जलाए संस्मरण में कुल 14 साहित्यकारों पर, किस पर? कुल 14 साहित्यकारों पर संस्मरण लिखे गए हैं, जो कि इस पुस्तक में संकलित हैं। तो इसमें कुल कितने साहित्यकारों पर लिखे गए संस्मरण संकलित हैं? तो 14 साहित्यकारों पर लिखे गए संस्मरण संग्रहित हैं। किसमें? मैंने स्मृति के दीप जलाए। भगवती चरण वर्मा के अतीत के गर्त से संस्मरण में कुल 15 पत्रकारों, साहित्यकारों के संस्मरण संग्रहित हैं, यानी कि अतीत के गर्त से में 15 पत्रकारों या साहित्यकारों के संस्मरण संग्रहित हैं। हेमचंद्र सुमन रेखाएं और संस्मरण को हिंदी साहित्यकारों का विश्वकोश कहा गया है। तो हिंदी साहित्यकारों का विश्वकोश किस पुस्तक को कहा गया? रेखाएं और संस्मरण को कहा गया। इसके रचनाकार कौन है? हेमचंद्र सुमन है। और क्यों कहा गया? इसमें कुल 31, कितने? कुल 31 दिवंगत आचार्यों, साहित्यकारों तथा पत्रकारों व नेताओं के व्यक्तित्व का अंकन किया गया है। और कुंवर सुरेश सिंह के संस्मरण यादों के झरोखे, किस नाम से? यादों के झरोखे में कुल 41 महापुरुषों से संबंधित संस्मरण संग्रहित किए गए। और विष्णुकांत शास्त्री ने अपने संस्मरण ग्रंथ सुधिया उस चंदन के वन की का नामकरण गिरिजा कुमार माथुर की काव्य पंक्ति सुधिया उस चंदन के वन की से प्रेरित होकर किया है। यानी कि विष्णुकांत शास्त्री ने अपने संस्मरण ग्रंथ सुधिया उस चंदन के वन की का नामकरण गिरिजा कुमार माथुर की काव्य पंक्ति सुधिया उस चंदन के वन की से प्रेरित होकर के किया है। यानी कि ये जो नामकरण किया है कहां से प्रेरणा लिया है? तो गिरिजा कुमार माथुर की जो काव्य पंक्ति है उससे प्रेरणा लिया है। इसी प्रकार से एक अभी पुस्तक पूछी गई थी, एक प्रश्न पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी जल्दी पेपर हुआ है नए आयोग के द्वारा अप्रैल में, 17 अप्रैल को, उसमें पूछा गया था जो मैला आंचल उपन्यास है, मैला आंचल उपन्यास है, तो उसका नामकरण जो मैला आंचल कहा गया है, नामकरण किया गया है, वो कहां से प्रेरणा लेकर के किया गया है, उसका नामकरण किया गया है। तो वैसा ही प्रश्न यहां पर भी है। तो भैया कोई प्रश्न का उत्तर बता दो भाई जल्दी से, कि कहां से प्रेरणा लेकर के किया गया है, कोई बता दे जल्दी से। हाँ, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की पुस्तक है भारत माता ग्रामवासिनी, उसमें मैला आंचल कहीं पर शब्द आया होगा, वहां से प्रेरणा लेकर के मैला आंचल उपन्यास का नामकरण किया गया है। वैसे ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है,
वैसे ही ये भी महत्वपूर्ण है कि इसका नामकरण जो किया गया है कहां से किया गया है, किससे प्रेरणा लेकर के किया गया है, तो सुधिया उस चंदन के वन से किया गया है। महत्वपूर्ण है। ये बात हमारी थी किस पर? हाँ, अच्छा चलो, पंत की एक रचना है, मान लो मैला आंचल। मैला आंचल का जो नामकरण किया गया, मैला आंचल का नामकरण किससे प्रेरणा लेकर के? पंत की रचना, पंत की रचना। नाम क्या भैया बता दो जल्दी से? भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी से प्रेरित होकर के मैला आंचल का नामकरण किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है। आप भी पूछोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भी यहाँ से रोचक हो जाओगे, यानी कि हिल मिल जाओगे। ऐसे प्रश्न पूछने के लिए काफी अच्छे हैं। तो जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप प्रश्नों की महत्ता आप समझ जाओगे। तो बड़ा आसान हो जाएगा कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आएंगे और कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किस पर? संस्मरणों पर। कल हम लोग बातचीत कर लेंगे रेखा चित्र या जो अन्य विधाएं बची हैं। अभी यात्रा वृत्तांत भी बचा हुआ है और एक कोई विधा और बड़ी है, 2 विधाएं बड़ी बची हुई हैं और रेखा चित्र है। संभवतः कल और परसों ये छोटी विधाएं खत्म हो जाएंगी।